अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल परवेज़ है। अच्छा, अब मैं कुछ टॉपिक्स पे बात करना चाह रहा था, जिन टॉपिक्स को अगर आप समझ लें, सीख लें, तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आप बहुत ईज़िली 2.5-3 लाख या इससे ज़्यादा सिर्फ पाकिस्तान में बैठ के कमा सकते हैं। ये बिल्कुल पॉसिबल है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ स्किल सेट्स हैं, अगर आप वो लर्न कर लें और वो ये जो स्किल सेट्स हैं थोड़े से आप कह सकते हैं कि उन लोगों के लिए ज़्यादा आसान हो सकते हैं जो कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी कुछ फाउंडेशंस उन चीज़ों की होती हैं जो इन स्किल सेट्स को सीखने में आसानी करती है। बट इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, अगर आपके पास कोई यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं भी है, बट स्टिल अगर आप कोशिश करें तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस दैट फ्रॉम 3 months to 6 months यू विल एबल टू लर्न इट। और इस तरह की चीज़ों में एक और चीज़ भी इम्पोर्टेंट ये है कि दैट यू डू नॉट necessarily need to invest money, but obviously you need to invest your time, your persistence, but not the money. आपको पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आप ऑनलाइन लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। बुक्स भी अवेलेबल हैं, कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारा मटेरियल है। अगर आप कोई ऐसे शख्स हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं तो यूट्यूब भी आप बेस्ट प्लेटफॉर्म टू लर्न दीज थिंग्स। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं और कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इनके बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप किसी का भी अच्छा कोर्स उठा के जिसकी अच्छी रेपुटेशन हो कर सकते हैं। बट मैं कोई रिकमेंड इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने ख़ुद किसी पेड कोर्स से उस तरह से नहीं सीखी। मैंने ये ज़्यादातर चीज़ें यूट्यूब से और उन बुक्स से सीखी हैं जिनमें इसके हवाले से मटेरियल अवेलेबल था। हाँ, कुछ बुक्स पे मैंने पैसे ज़रूर खर्च किए थे, लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप अगर उन चीज़ों पे खर्च करना नहीं चाह रहे तो आप ये चीज़ें सीख नहीं सकते हैं। अब जिन चीज़ों की मैं बात करना चाह रहा था वो मैं उन टॉपिक्स पे ज़रा बात कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ जो कि एक मेजर आप समझें ट्रांसफॉर्मेशन है जो थ्रू आउट वर्ल्ड में आ रही है, वो है डेटा साइंस में। ठीक है, इसमें इस चीज़ को आप समझें कि आने वाले वक्त में चीज़ें ऑलरेडी जो कि बहुत डिजिटल वर्ल्ड की तरफ आ चुकी हैं, आने वाले वक्तों में मज़ीद आने वाली हैं। और जितने भी लोग जो उसको उस तरह से कवर अप नहीं कर पाएंगे तो वो या तो एक पूरे रेवोल्यूशन से पीछे रह जाएंगे, या आप उसको इस तरह समझ लें कि वो compete नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो अब लेकिन फिर सवाल ये आता है कि चले ठीक है, अगर हम बात करते हैं डेटा साइंस की, तो डेटा साइंस की किस फील्ड पे हम बात करें, किस टॉपिक से बात करें, क्योंकि डेटा साइंस भी इट्सेल्फ इज़ नाउ एन ओशन। ये इट्सेल्फ बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि लर्न ऑल अबाउट डेटा साइंस इन 1 hour और अ वीक और सो, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। इट्स अ कंटिन्यूसली इवॉल्विंग फील्ड है, जिसमें नई चीज़ें आती भी रहती हैं और आप सीखते भी रहते हैं। बट ये है कि कुछ फंडामेंटल्स हैं जो कि आप 3 to 6 months में अगर सही तरह से आपने टाइम लगाया और सही तरह से रिसोर्स को सर्च किया सही तरह से, तो आप अनडाउटेडली उन तमाम चीज़ों को सीख सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं डेटा साइंस की, तो डेटा साइंस की जो मोटी मोटी बात है वो ये है कि डेटा साइंस बेसिकली इन्वॉल्व है या काम जो करती है वो नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करने पे काम करती है, इंसाइट्स निकालती है स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से, और उसमें साइंटिफिक मेथड्स और प्रोसेसेस लगा के, कुछ एल्गोरिथम्स लगा के कुछ की चीज़ें निकालती है। और अगर हम डेटा साइंस की बात करें तो आज के दौर में जो डेटा साइंस में जो की चीज़ें हैं या की टॉपिक्स हैं या की स्किल्स हैं जो अगर आप लर्न कर लें तो देयर इज़ नो डाउट कि आप बहुत ईजीली, यू वुड वेरी ईजीली एंड अप इनटू 250,000 to 300,000 जॉब्स। और वो ऑब्वियसली रिमोट जॉब्स होंगी। पाकिस्तान की जो जॉब्स हैं वो इतनी पे नहीं करती, और अगर आप इसके एडवांस स्टेज में चले जाएंगे देन यू वुड एबल टू गेट मच मोर देन दैट। तो मैं इस वक्त उन लोगों पे फोकस कर रहा हूँ जो इसमें यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं या जो लोग जॉब भी कर रहे हैं और वो एक सेकंड ऑप्शन के तौर पे कुछ चीज़ें लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और आगे चल के कुछ मज़ीद इससे पैसा बनाना चाहते हैं, या जो वो लोग जो इसको एज अ करियर भी देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मशीन लर्निंग का। अब मशीन लर्निंग बेसिकली है क्या? मशीन लर्निंग बेसिकली एक सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और ये इसमें बेसिकली कुछ एल्गोरिथम्स इन्वॉल्व होते हैं, कुछ साइंटिफिक नॉलेज आपको चाहिए होती है। इसके साथ साथ मशीन लर्निंग का बेसिकली काम ये होता है कि कोई भी सिस्टम अगर वर्क कर रहा है तो उसको हम किस तरह से उसके टास्क को इम्प्रूव कर सकें।
मशीन लर्निंग का काम ये होता है कि एक सिस्टम जो पूरा चल रहा है, किस तरह से उसमें हम एल्गोरिथम्स लगा सकते हैं हिस्टोरिकल डेटा को देखते हुए, ताकि वो बेहतर अंदाज से चीज़ों को प्रेडिक्ट करके डिसीजंस ले सकें, या जो भी लोग उस पूरे सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को बेहतर बना सकें। अब ऑब्वियसली ये कहने में सुनने में बहुत आसान लग रहा है, बट ऑब्वियसली इसकी अपनी एक लर्निंग है, अपना एक पाथ है। तो ये एक टॉपिक हो सकता है जिसमें आप सीख सकते हैं। सेकंड टॉपिक जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है न्यूरल नेटवर्क्स का और डीप लर्निंग का। न्यूरल नेटवर्क्स की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली ये कंप्यूटेशनल मॉडल्स होते हैं। जिस तरह का इंसान का जहन होता है उसमें हमारे नेटवर्क्स होते हैं। अगर कोई शख्स मुझे सलाम करता है, मैं उसको डायरेक्टली वालेकुम सलाम कहता हूँ, तो ये प्रोसीजर किस तरह से होता है? किसी ने मुझे सलाम कहा, मेरे कानों की एयर्स में वाइब्रेशन हुई, वहाँ से इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन सिग्नल्स गए मेरे ब्रेन को, मेरे ब्रेन के न्यूरॉन्स ने उसको प्रोसेस किया। उसको प्रोसेस करने के बाद उन्होंने जवाब दिया मेरी ज़बान के थ्रू, वालेकुम अस्सलाम। ये जो पूरा प्रोसेस है ये तकरीबन 2 माइक्रोसेकंड के प्रोसेस अरसे में होता है। ये आपने नोटिस किया होगा कि जब कोई भी बंदा ये काम करता है तो आपको फ़ौरन से जवाब मिलता है। अब ये जो पूरी प्रोसेसिंग है, इसी तरह की प्रोसेसिंग जब हम कंप्यूटर के थ्रू करवाते हैं तो उसके लिए हमें न्यूरल नेटवर्क्स बनाने पड़ते हैं। और न्यूरल नेटवर्क्स कंप्यूटेशन मॉडल्स हैं जो बेसिकली सिमिलर होते हैं ह्यूमन ब्रेन्स की तरह से। उसी तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसी तरह का एक रिसीविंग न्यूरॉन होता है, या आप समझ इसको नोड कह लें। और वहाँ से आगे बीच में हिडन लेयर्स होती हैं जहाँ पे प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद वो एक आउटपुट होती है। यानी रिसीविंग एंड पे अस्सलाम वालेकुम आ गया, बीच में प्रोसेसिंग हुई, और आखिर वाले एंड पे जवाब आ गया वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, तो इसी तरह से ये तो मैंने बहुत सिंपल सी एग्जांपल दी अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम, बट आप समझ सकते हैं कि रियल लाइफ में इससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं। और फिर सिस्टम उसके बारे में डिसाइड करता है कि अच्छा ये वाली प्रॉब्लम अगर मेरे पास आ रही है तो डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क्स को यूज़ करते हुए कहता है कि इसका फिर ये वाला सोल्यूशन जो है वो होता है। ये स्पेशली यूज होता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि जो ये न्यूरल नेटवर्किंग है, ह्यूमन ब्रेन इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। और उसी को देखते हुए जो न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट है वो कंप्यूटेशन में लाया गया है। इसमें काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं जिसमें प्रोसेसिंग होती है, और इसमें बहुत वास्ट अमाउंट के डेटा पे भी काम किया जाता है। स्पेशली अगर आपने काम करना है इमेज प्रोसेसिंग पे या स्पीच रिकग्निशन पे, तो उसके लिए न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग का आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग को आप मिला दें तो बेसिकली आपके पास जो चीज़ निकल के आती है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका मेन मकसद ये है कि ऐसे सिस्टम्स को क्रिएट करना जो ह्यूमन इंटेलिजेंस के जो टास्क हैं, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस बेसिकली कर रही होती है, वो ये परफॉर्म करना शुरू कर दे। यानी आपका जो सिस्टम है वो खुद ब खुद, आपकी जो मशीन से वो खुद ब खुद वो चीज़ें करना शुरू कर दें जो जिसके लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। दैट इज़ बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये सारे काम करने के लिए बेसिकली आपको मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग आना ज़रूरी है। उसके बगैर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोड्स और बहुत सारी चीज़ें, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजंस मेकिंग जो एबिलिटीज़ हैं उस सिस्टम में जनरेट नहीं कर सकते। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है टेंसर फ्लो का। टेंसर फ्लो बेसिकली एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी है जो कि गूगल ने डेवलप की थी। टेंसर फ्लो का काम यह है कि जितनी भी हैवी लिफ्टिंग होती है प्रोग्रामिंग की, वो इस लाइब्रेरी ने ऑलरेडी परफॉर्म की हुई है। तो आपको यू जस्ट नीड टू टू द मशीन लर्निंग एंड द डीप लर्निंग एप्लीकेशंस अगर आपने बनानी है तो आप इस लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। आज भी अगर आप जाके अपवर्क पे या लिंक्डइन पे टेंसर फ्लो लिखोगे और जॉब सर्च करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसकी चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, ये वाली जो सारे मैंने टॉपिक्स बताए हैं ये थोड़े से ज़रा आप समझें ऐसे टॉपिक्स हैं जो थोड़ा सा वक्त देगा, बट अगर आपको आ गए ये सारे टॉपिक्स तो इसमें कोई शक नहीं है कि लाखों रुपए आप बहुत आसानी से कमाने वाले हैं। अल्लाह ताला आपकी झोली में डाल देगा। तकदीर अगर शामिल हाल हो और आपके अगेंस्ट हो तो बात अलग है, वरना अगर अल्लाह ताला ने आपकी तकदीर में इससे कमाना नहीं लिखा तो ऐसी कोई रीज़न मुझे नहीं समझ में आती कि क्यों आपको चीज़ें होती हुई नज़र नहीं आएंगी। इसके बाद जो रिलेटिवली डेटा साइंस में एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आपको प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आती
आपको कोड समझ में नहीं आते या एल्गोरिथम समझ में नहीं आते, तो और आसान चीज़ें भी हैं जैसे पावर बीआई और टैबल्यू। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर हैं जिनका काम डेटा विजुअलाइजेशन है, और सिंपल सॉफ्टवेयर हैं। इसकी बुक्स भी अवेलेबल हैं, पढ़ भी सकते हैं। इंटरनेट पे भी बहुत सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं, यूट्यूब पे बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है। तो इनको भी अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं और उनको पॉलिश कर लेते हैं, तो देयर इज़ नो चांस कि आप अच्छे पैसे इंटरनेट पे ना बनाएं। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत इस वक्त स्पेशल और नई फील्ड है, लेकिन आज के दौर में अगर किसी को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग प्रॉपरली आती है तो आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को भी बहुत बेहतर अंदाज से उसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, उसका सोल्यूशन बना सकते हैं, अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से आती है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सिस्टम्स हैं उससे बात करने के लिए जो स्किल सेट चाहिए वो बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। यानी आप जब मशीन से बात करेंगे तो उसको किस तरह से अपनी बात को ऐसे समझाएं कि वो आपके पास मोस्ट अप्रोप्रिएट और ऐसा आंसर दे जो कि एग्जैक्टली वो सोल्यूशन हो जो आपको चाहिए, जो आपकी सिचुएशन में बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 फिट हो। अब हो सकता है जिन लोगों ने बहुत सरफेस लेवल पे चैट जीपीटी वगैरह यूज़ किया है उनको ये चीज़ अभी उतनी क्लियर ना हो, लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स को इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज से आनी चाहिए कि किस तरह से मैं प्रॉम्प्ट लिखूँ कि एग्जैक्टली मेरे पास वो आंसर आए। इसका मैं आपको अभी रिसेंटली एक एग्जांपल दे सकता हूँ। ये सब ऐसा होता है कि जब आप एल्गोरिथम्स लिख रहे होते हैं, एल्गोरिथम से प्रॉब्लम आती है, आप चैट जीपीटी को दें तो वो उसका सोल्यूशन देता है, बट प्रॉब्लम परसिस्ट करती है। अब उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देयर इज़ a necessity to explain the problem in a way that you would get the answer to vanish the problem. So प्रॉब्लम इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वक्त भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बहुत कम लोग जो है वो इंटरनेशनली अवेलेबल हैं। लास्ट एक और टॉपिक है जो कि टॉपिक तो ऐसा है जो हमने मैट्रिक से पढ़ा होता है, लेकिन ना उसके तरीके से समझा होता है और ना उसकी एप्लीकेशंस का पता होता है, जो कि कहलाती है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली फाउंडेशन है डेटा साइंस की, और अगर आपको स्टैटिस्टिक्स के प्रिंसिपल नहीं पता, उनकी इंटरप्रिटेशन, उनको किस तरह से कलेक्ट करते हैं, एम्पिरिकल डेटा पे किस तरह से काम करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या मतलब होता है, उसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, हाइपोथेसिस कैसे डेवलप करते हैं, किन बेसिस पे किन वैल्यूज़ को किस तरह से एक्सप्लेन करके उसको इंटरप्रिटेट किया जा सकता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए इस पूरी चीज़ को वर्कआउट करना। देन लास्टली मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था रिमोट वर्क अपॉर्चुनिटीज़। डेटा साइंस की सबसे ज़्यादा अपीलिंग जो बात है वो है रिमोट वर्क अपॉर्चुनिटीज़। इस वक्त अगर आप जाके लिंक्डइन पे लिखें या मिसाल के तौर पे किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाके सिर्फ डेटा साइंस के कीवर्ड्स डालें तो आपको थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स अवेलेबल मिलेंगी। अब जाहिर सी बात है, आप ये कह सकते हैं कि ठीक है भाई, जॉब्स तो थाउजेंड्स ऑफ अवेलेबल हैं, लेकिन मैं कौन सी चीज़ करूँ तो मुझे इनमें से कोई जॉब मिल जाएगी। तो उसके बारे में मैं आपको ये कहूँगा, आप कहीं से स्टार्ट करें, कहीं से भी स्टार्ट करें, एंड देन जब आप इसको स्टार्ट करेंगे और आपका अगर इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है तो at certain point you would get to know that in which area you have more interest and more ease to understand, and then what you would do, you would focus on that area और उस एरिया पे अपने आप को बढ़ाते चले जाएंगे, एंड देन दैट वुड बी योर फील्ड विद इन द डेटा साइंस। ओके, but obviously you would able to find there are lots of people who knows a lot of things, not only data science on the basic level, but they also understand what is machine learning, what is deep learning, what are the neural networks, what is TensorFlow, how we can apply different models of data science, etc. But you'll have to start from somewhere. 1000 miles की जर्नी भी किसी एक स्टेप से स्टार्ट होती है। तो फ्रीलांसिंग एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बहुत एडवांस लेवल पे होते हैं वो फ्रीलांसिंग भी नहीं करते, दे आर मोर मूव टुवर्ड्स दी कंसल्टेंट साइड, और रिमोट एम्प्लॉयमेंट तो अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा से रहती ही हैं कि आप अपने कंट्री में रहते हुए या आप जिस जगह पे भी हैं वहाँ पे रहते हुए आप इसको अपनी सर्विसेज को जो है किसी एम्प्लॉयर के लिए ऑफशोर प्रोवाइड करें।
इसके साथ-साथ अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ तो फ्यूचर जो डेटा साइंस का है वो बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव है, इम्पैक्टिंग है, वेरियस फैसेट्स हैं उसके। वो हेल्थ केयर में आपको नज़र आएगा, वो फाइनेंस में आपको नज़र आएगा, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आपको नज़र आएगा, स्मार्ट सिटीज़ में आपको नज़र आएगा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में नज़र आएगा। इस तरह से इसके बहुत सारे फैसेट्स हैं। ये जस्ट मैंने आपको समझे टिप ऑफ द आइसबर्ग मैं आपको इस वक्त बता रहा हूँ। तो इसको समराइज़ करते हैं हम। अब जब हम इसको समराइज़ करते हैं तो डेटा साइंस वुड बी द फील्ड हु इज़ गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड और शेपिंग आवर वर्ल्ड। अब आज से अगर 100-150 साल पीछे चले जाएं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल वर्क्स इंडस्ट्री वुड बी द थिंग्स जो कि रिवोल्यूशन ला रही थी। ठीक है, उसके बाद फिर आप और आगे आए तो फिर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें हैं वो बेसिकली रेवोल्यूशन लेके आ रही थी। उसके आप और आगे आए तो फिर आप देखेंगे कि जो कंप्यूटिंग और ब्राउजिंग और गूगल और फेसबुक इस टाइप की चीज़ें रेवोल्यूशन आ रही थी। बट अगर आप आज की बात करते हैं तो डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो फील्ड है जो कि चेंज लेके आ रही हैं। और याद रखें जिस तरह से 90s में वो तमाम लोग जिन्होंने अपने आप को कंप्यूटर पे शिफ्ट नहीं किया था या वो नहीं कर पाए थे, वो आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट हो गए, वो रिटायर्ड हो गए, या वो आपको अब कहीं पे उस तरह से नज़र आते भी नहीं हैं, और अगर कहीं पे नज़र आते भी हैं तो बहुत ऐसी जॉब्स में नज़र आते हैं जो कि उतनी हाई पेड जॉब्स नहीं हैं। तो दैट्स व्हाई आई वांट टू टेल यू कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप स्पेशली यंग हैं, अगर आपकी एज इस वक्त 20 ईयर्स से 45 ईयर्स के दरमियान है, तो दिस इज़ अ वेरी वेरी हाई टाइम फॉर यू टू लर्न दीज स्किल्स।